क्या लाइफस्टाइल के वजह से पीरियड डिस्टर्ब होता है एंड हाउ डज दैट हैंडल? लाइफस्टाइल की वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब होता है। जो आपका स्लीप साइकिल है, स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, सब्सटेंस यूज है, अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग आप ये बहुत रेगुलरली कर रहे हो तो ये सारा आपके हार्मोन्स के इफेक्ट करता है। इवेंचुअली हार्मोन्स ही आपका साइकिल रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा। जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है ऐसे बोला जाता है कि टेंपल्स एंड ऑल में जाना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में एक टेम्पल है जो रिप्रेजेंट करती है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी टैबू और देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद गोइंग टू टेम्पल या पूजा करने से। ज़्यादातर ऐसी कौन सी चीज़ होती है नॉर्मली फीमेल इग्नोर कर देते हैं बाय थिंकिंग कि यार ये तो कोई छोटी चीज़ है, बट देन ओवर द टाइम वो कुछ बड़ा इशू निकलता है। अगर इतना एक्सट्रीम पेन है तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस होते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, मतलब फीमेल्स तो इग्नोर करती है। लॉट ऑफ गायनेक्स ऑल्सो से यार ये नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे बहुत अच्छे से डायग्नोज नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज सीवियर। तो एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने में ही एक वाइट डिस्चार्ज करके हमने सुना है, इज दैट अ क्लेंजिंग एजेंट इटसेल्फ या फिर हमें उसको क्लीन करना चाहिए? दैट इज एन इंडिकेशन कि समथिंग इज रॉन्ग। तो आप सबसे पहले बताएं आप है कैसे? हाउ? आई एम गुड। मतलब पर्सनालिटी आप पूछ रहे हो? नहीं, हाउ आर यू टुडे? वर्कलोड, स्ट्रेस, लाइफ कैसे चल रही है? लाइफ इज गुड। वर्क मतलब आई फील बीइंग बिजी इज ब्लेसिंग। हाँ, एंड बिजी हो तो अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, आप बैलेंस कर पाते हो अपनी फैमिली लाइफ वर्क लाइफ। आई एग्री। अच्छा, हमें शुरुआत में एक ऐसी चीज से करना चाहिए। मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ स्पेशली कपल्स दोस हु आर अनमैरिड, मैरिड कपल्स भी होते हैं, उनके दिमाग में चलता है सो लेटली थोड़ा बहुत एजुकेशन इंडिया को मिलने लगा है अबाउट यूजिंग प्रोटेक्शन एंड ऑन, फिर भी कई लोग यूज नहीं करते हैं। एंड वो एक चीज हमेशा जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई ऐसे सेफेस्ट डेज होते हैं क्या जहाँ पे यू गेट फिजिकली एक्टिव और यू डू इंटरकोर्स एंड प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम? नहीं, कोई सेफ डेज नहीं होता है, बिकॉज एंग जो होता है आपका, एंग जिस दिन भी रिलीज हो रहा है वो 5 डेज तक फर्टिलाइज होने के लिए रेडी रहता है। स्पर्म जो है वो भी 3 डेज तक लाइव रह सकता है इन द कनाल। तो ऐसे सेफ डेज नहीं होते हैं। इवन इफ ऐसा कोई आप कैलकुलेट करके सेफ विंडो निकाल लो फिर भी फेलियर का 30% चांस है, विच इज वेरी हाई। तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि कॉन्डम्स हमेशा यूज करने ही चाहिए, क्योंकि कॉन्डम्स के 2 फायदे हैं। एक तो प्रेगनेंसी रोकेगा, दूसरा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाएगा। यस, सो रिसेंटली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रिसेंटली शायद मैंने कहीं ये पे सुना है कि शायद कॉन्डम से या फिर फ्लेवर्ड कॉन्डम से सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने के चांसेस है, क्योंकि द काइंड ऑफ वैक्स और व्हाटएवर दैट इज यूज्ड ऑन टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्डम, इज दैट हार्मफुल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट इज नॉट, मतलब वो नॉर्मल लुब्रिकेंट ही रहता है। तो लुब्रिकेंट्स वैसे भी यूज होते हैं फॉर प्रॉब्लम्स लाइक वजाइनल ड्राइनेस या दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए लुब्रिकेंट्स वैसे भी यूज होते हैं, तो उससे कोई डिजीजेस नहीं होते। इट इज सेफ। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का आई एम नॉट श्योर, मे बी आई नीड टू रिसर्च मोर ऑन दैट। हाँ, अच्छा, फेवरेट कॉन्डम्स का मुझे बताएंगे कि वो इंटरकोर्स के लिए बनाया क्या? अगर इंटरकोर्स के लिए बनाया, व्हाट इज द नीड ऑफ द फ्लेवर? मतलब कि Need, I think it is more of the smell हाँ, than anything else. I think flavored condoms आप यूज करते हो तो एक फ्रेग्रेंस आता है, तो रूम आई थिंक वो it makes the experience as maybe. हाँ हाँ, तो it enhances the experience by the fragrance, not because I don't think they add any flavored substance to it. It is the fragrance. कॉन्डम्स के रप्चर होने के या फिर आसान भाषा में फटने के चांसेस कितने होते हैं? So condoms में फेलियर रेट है 3%। 97% ऑफ द टाइम्स वो सेफ है। तो ये 3% ऑफ द टाइम्स जब या तो माल फंक्शन जैसे कि फट गया है या कुछ हो गया है, इन दैट केस आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो।
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में टिपाही में थोड़ा सा बात करते हैं. सो ये किस किस तरह के होते हैं? आर देयर फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर इमरजेंसी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में टाइप्स है मेडिकली जो कमर्शियली अवेलेबल है. मोस्ट कॉमनली लोग लेते हैं आईपिल. वो आप ले सकते हो विद इन 72 आवर्स ऑफ द इंटरकोर्स. 72 hours. मतलब 3 दिन के अंदर. ओके. और फिर दिस इज वेरी कॉमन. उसके बाद ओवर द काउंटर और क्या मिलते हैं? ओवर द काउंटर मोस्टली इंडिया में आईपीएल ही मिलता है. बाकी सब आपको प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेना. एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स रेगुलरली नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आप ज्यादा लेते रहोगे तो ये आपका फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव साइकिल सब खराब करेगा. तो इवेंचुअली फीमेल विल सफर लेटर इन हर लाइफ. तो रेगुलरली नहीं, वंस इन अ वाइल ठीक है. वंस इन अ वाइल मतलब 1 साल 2 साल में एक बार आपने ले जाए, इट इज ओके. हर महीने में एक बार भी नहीं लेना चाहिए. What do you mean by female will suffer? What way she will? सो बेसिकली फीमेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल हर महीने थ्रू आउट द डेज हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं टू रेगुलेट. जैसे इनिशियल फेज है जब आपको जब बॉडी एग बना रही है, फिर एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है. सब अलग अलग फेजेस रहते हैं जिसमें हार्मोन्स, देयर आर 4 हार्मोन्स, ये चारों फ्लक्चुएट करते हैं. अगर आप इसमें कोई भी हार्मोन और एडिशनल लेते हो तो वो आपके साइकिल को डिस्टर्ब करता है. ये अगर रेगुलरली डिस्टर्ब करता रहेगा तो बाद में फिर मतलब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्मल लेवल्स कौन सी है. तो उसमें फिर फर्टिलिटी सफ़र करती है. अदरवाइज आपका जो रेगुलर साइकिल है वो सफ़र करेगा. सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल में ये अफेक्ट होता है कि हार्मोन फ्लक्चुएशन से यूजुअली मूड रेगुलेशन भी होता है. तो बिहेवियर रेगुलेशन, मूड डिस्टर्बेंस, ये सब बढ़ने लगता है. मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गुड टू टेक एनी ऑफ दीज मेडिकेशंस रेगुलरली. ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर वो खुद ही हार्मोन्स होते हैं जो एडिशनली ले रहे हैं? वो खुद ही हार्मोन्स है, या मतलब वो मेडिसिन है जो हार्मोन को एक स्पेसिफिक हार्मोन को बढ़ाएगा या कम. हाँ. ओके. सो अब हम थोड़े से टैबू टॉपिक्स की तरफ आते हैं. आप थोड़ा सा क्वेश्चन विच इज नॉट स्पेसिफिक टू गायनेक पर एज अ पर्सन आप इसको किस तरह से लेते हैं? जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है ऐसे बोला जाता है कि टेम्पल्स एंड ऑल में जाना नहीं चाहिए. स्पेशली मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपकी ज़ुबान से निकले क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं. तो ऐसे टेम्पल्स में जाना अवॉइड करा जाता है, पूजा पाठ करना अवॉइड करा जाता है. तो एज अ डॉक्टर व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? आई डोंट थिंक इससे कुछ फर्क पड़ता है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में एक टेम्पल है, द गॉडेस इज मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस. वो टेम्पल का जो पर्पस है, मतलब जो जिस ये जो वो गॉडेस जो रिप्रेजेंट करती है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी टैबू और देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विथ गोइंग टू टेम्पल या पूजा करने से. ये सब ठीक होना चाहिए. मतलब बिकॉज काफ़ी सारे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि अभी ये पूजा है तो थोड़ा 5 दिन पीरियड डिले कर सकते हैं क्या. तो मैं बोलता हूँ बोल दो कि पीरियड नहीं आया और जाओ पूजा, कुछ नहीं होने वाला है. बट देन अगेन दिस इज अ बिलीफ इन पेशेंट्स, तो वो फिर भी मेडिसिन लेकर जाते ही हैं. दे डू. आई थिंक इट विल टेक टाइम बट इट इज नीडेड. Is menstruation something that is normal or a medical problem? No, it's 100% normal. 100% no. Okay. If periods are natural, why do they feel like a monthly punishment for her? क्योंकि a lot of women they kind of emotional background से कहते हैं कि यार ये हमें क्यों go through करना पड़ता है. So it is not a punishment. See, it is ये एक अगर इसमें 2 चीजें हैं. एक तो है कि आप इसको मतलब हाउ यू आर कंडीशन टू बिलीव इट. ठीक है कि सोसाइटी कंडीशन से कि नहीं ब्लीडिंग हो रहा है या फिर ये हो रहा है तो इट इज समथिंग रॉन्ग. इट इज आप अभी इस समय नहा नहीं सकते हो, आपको अलग रहना है, किचन में नहीं आ सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो. ये सारी अगर सोसाइटल कंडीशनिंग है तो इससे लगेगा कि ये पनिशमेंट है. बिकॉज ये 5 दिन है तो ये 5 दिन में मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ. देन इट फील्स अ पनिशमेंट. सेकेंड थिंग, सिम्टम्स जो है, अगर आपको बहुत पेनफुल पीरियड्स है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या मूड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसमें हो सकता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम जिसके लिए यू शुड विजिट अ गायनेक टू
अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है. अगर बहुत ज्यादा अगर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ पीरियड, तो उसमें डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ पीरियड लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो सकता है, बट क्या लाइफस्टाइल के वजह से पीरियड डिस्टर्ब होता है? हाउ डज दैट? लाइफस्टाइल की वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब होता है. लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो आपका स्लीप साइकिल है, स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, सब्सटेंस यूज है, अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग आप ये बहुत रेगुलरली कर रहे हो, तो ये सारा आपके हार्मोन्स के इफेक्ट करता है. इवेंचुअली हार्मोन्स ही आपका साइकिल रेगुलेट करते हैं. तो अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा. डॉक्टर, पेनफुल पीरियड होने का मतलब क्या हर बार यही होता है कि दैट समथिंग इज नॉट राइट, और समटाइम्स इट कैन बी दैट कि सब कुछ बढ़िया है, इट्स जस्ट द वे योर बॉडी प्रोसेसेस इट? सी पेनफुल पीरियड अगेन, इस पे अभी तक मतलब बहुत स्टिग्मा है. अगर मेरा एक तरीका है जानने का, अगर पेन की वजह से आप जो रेगुलरली काम कर रहे हो आपको रोकना पड़ता है, या रेगुलर लाइफ में आप जो कर रहे हो वो आपको पोस्टपोन करना है या उसको प्रीपोन करना है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पीरियड, देन डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम. यू शुड सी पदाना. दैट है. ज्यादातर ऐसी कौन सी चीज होती है नॉर्मली फीमेल इग्नोर कर देते हैं बाय थिंकिंग कि यार ये तो कोई छोटी चीज है, बट देन ओवर द टाइम वो कुछ बड़ा इशू निकलता है? या फिर फ्रेम द क्वेश्चन इन अनदर वे कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दैट फीमेल दे टेक इट एज समथिंग वेरी नॉर्मल, बट एज अ डॉक्टर यू सी कि दैट्स एन अर्ली साइन, इसको इग्नोर मत करो. यस यस. सो अगेन ये पेनफुल पीरियड्स, अगर इतना एक्सट्रीम पेन है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस होते हैं. अभी इसमें प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, मतलब फीमेल्स तो इग्नोर करती है. लॉट ऑफ गायनेक्स ऑल्सो से यार ये नॉर्मल है, पीरियड में पेन होता ही है, कुछ नहीं. बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में प्रॉब्लम है कि अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे बहुत अच्छे से डायग्नोज नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज सीवियर. तो एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने में ही 8 से 10 साल लग जाते हैं नॉर्मली, अगर आप ट्रेडिशनली जाओ. सिर्फ डायग्नोसिस में. और उसके प्रॉपर डायग्नोसिस अगर है, डायग्नोसिस करना है तो लैप्रोस्कोपी का है, मतलब इनसाइड द एब्डोमेन एक कैमरा डाल के आप देख लो, अगर है तो उसको रिमूव करो. एंडोमेट्रोसिस को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में फॉर आवर ऑडियंस बताइए आपकी एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी? सो एक बार बेसिक थोड़ा मैं मेंस्ट्रुएशन का समझा देता हूँ. सो यूट्रस के मतलब मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, एक है ओवरी जो एग्स बनाती है, और एक है यूट्रस जिसके अंदर एंडोमेट्रियम ग्रो करता है. तो एग जैसे जैसे बनता है वैसे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम भी ग्रो होता है. इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो जैसे एग रप्चर होता है और अगर उस टाइम स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दे तो एंडोमेट्रियम उसको कैच कर लेता है प्रेगनेंसी, और फिर ग्रो होती है. अगर वो नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन बन के बाहर निकल जाता है विद द ब्लड. तो ये जो एंडोमेट्रियम का लाइन है यूट्रस के अंदर का, अगर ये एब्डोमेन में मतलब यूट्रस के ऊपर, ओवरी पे, फैलोपियन ट्यूब पे, इंटेस्टाइन पे, ब्लैडर पे कहीं और भी ग्रो करने लग जाए तो वो एंडोमेट्रियोसिस है. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग, अभी पीरियड्स आ रहा है तो वो ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस से एंडोमेट्रियोसिस शेड हो रहा है, जो एब्डोमेन में उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो वहां ब्लीड करेगा, वहां ब्लीड होके वो कलेक्ट हो जाएगा. वो धीरे धीरे एवरी मंथ बढ़ता रहता है. तो दिस इज व्हाट एंडोमेट्रियोसिस इज. मतलब द एंडोमेट्रियम ग्रो समवेयर एल्स. यस. एंड देन जब हम बोलते हैं कि सिस्ट का ग्रोथ होना, इज दैट द सेम और दैट्स अ होल डिफरेंट? सिस्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर है तो वो ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है, वो ब्लीड करके वो ब्लड कलेक्ट होके एक सिस्ट बन गया है वहां पे, तो वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है. और सिस्ट और भी टाइप के होते हैं अलग. Okay, and then how PCOD is related to endometriosis, this same thing? नो, these are completely different things. दोनों बहुत कॉमन है. पीसीओडी में बेसिकली आपका हार्मोनल साइकिल जो है ये डिस्टर्ब रहता है, एंड सेकंड आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम रहता है, ड्रॉप हो जाता है. तो उसमें आपका मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट या कैलोरीज आपको नीडेड है वो प्रोसेस करने में बॉडी को बहुत टाइम लग जाता है पीसीओडी में. इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी खाते हैं या थोड़ा सा भी अपने डाइट से अलग होते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है. वेट जैसे बढ़ता है उससे हार्मोन्स और फ्लक्चुएट होते हैं, उससे पीसीओडी और सीवियर होता है. सब इंटररिलेटेड. हाँ. तो पीसीओडी को मैनेज करने के लिए बेस्ट थिंग इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एक तो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड डाइट, हेल्दी डाइट.
नॉट कि कार्ब्स नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, बट हेल्दी जो रेगुलर, हाँ जो रेगुलर डाइट लेते हो, बट एक्सरसाइज होना चाहिए रेगुलर टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. Right, yes. Is PCOD completely reversible by lifestyle changes? So PCOD can be managed, reversible. Like PCOD is not a disease. वो एक बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का डिसफंक्शन है. तो अगर आपका मतलब बहुत सालों तक ये नॉर्मल चल रहा है तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल थिंग. अभी आपका लाइफस्टाइल है कि आप सुबह 6 बजे उठ के 45 मिनट्स जिम कर रहे हो, इवनिंग में 20 मिनट्स वॉक कर रहे हो, खाने में आपके घर में वही आ रहा है, तो वो आपके लाइफस्टाइल में आ गया है. तो पीसीओडी जो है वो बहुत माइल्ड रहेगा, बाकी इशू कोई नहीं आएगा. And then there's something called PCOS. ये सेम है. सेम. सो मेडिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कॉमन लैंग्वेज में जब यूज करते हैं इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो ऑलमोस्ट वो सेम ही है. Okay. तो इनका सोल्यूशन हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस, नो मेडिकेशन दैट रिक्वायर्ड. मेडिकेशन शॉर्ट टर्म के लिए आप दे सकते हो कि अभी बहुत सीवियर हार्मोनल डिसफंक्शन है, तो 3 महीने या 6 महीने का मैं एक कोर्स दे दूं जिससे वो ब्रेन थोड़ा सा ये हो जाए, ब्रेन थोड़ा सा कंडीशन हो जाए कि ये नॉर्मल लेवल है, ये ऐसे चलेगा. बट उसके साथ अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो 6 महीने के बाद फिर से वो हेवायर होना चालू हो जाएगा. तो वो जो टेम्परेरी मेडिकेशन दी जाती है वो एक्चुअली होती क्या है, व्हाट डू दे डू इनसाइड द बॉडी? सो बेसिकली एक नॉर्मल साइकिल में जो लेवल होना चाहिए हार्मोन्स का, वो लेवल हार्मोन्स का मेंटेन करती है. अच्छा, एक्सटर्नली आप कुछ एजेंट एक्सटर्नली दे रहे हैं वो उसको पुल करते हैं टू द लेवल्स. हाँ. हाँ, ओके. एंडोमेट्रियोसिस पे आते हैं. यू सेड कि इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है एंड कई बार लोग इसको इजोल भी कह देते हैं. एंड वंस इट हैज बीन डायग्नोस्ड, then what are the steps there to get rid of it? सो एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी इज अ करेक्ट सोल्यूशन आई फील, लेकिन सर्जरी भी परमानेंट नहीं है, बिकॉज जितना एंडोमेट्रियोसिस आपको दिख रहा है, जो मेजर एंडोमेट्रियोसिस है, छोटे छोटे नोड्यूल्स है, छोटे छोटे स्पॉट्स है, कई वो सारा निकाल लेते हो. काफी बार माइक्रोस्कोपिक भी होता है, मतलब ऐसा है कि सेल्यूलर लेवल पे वो स्टार्ट हो गया जो दिख ही नहीं सकता है, और कोई इमेजिंग पे नहीं दिखेगा, इंस्पेक्शन पे भी नहीं दिखेगा. आप रोबोटिक सर्जरी कर लो, आप लैप्रोस्कोपी कर लो, उसमें भी नहीं दिखेगा, तो वो बाद में वापस ग्रो हो सकता है. सो इसका फाइनल ट्रीटमेंट इज यूट्रस, ओवरीज, एवरीथिंग, ऑल एंडोमेट्रियोसिस जहाँ जहाँ सब निकाल दो, एंड उसके बाद वो नहीं ग्रो करेगा. बट बिकॉज फर्टिलिटी इज रिक्वायर्ड, सो एंडोमेट्रियोसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर आप अर्ली मैरिज, अर्ली फैमिली कंप्लीट कर लेते हो, बिकॉज आपका एंडोमेट्रियोसिस विल ग्रो एज यू एज. ओह, राइट. सो अगर आप 30-35 प्लस में करते हो तो उस टाइम तक आपका फर्टिलिटी थोड़ा इशू रहेगा, बाकी इश्यूज रहेंगे. इफ यू गेट मैरिड इन योर 20s या फिनिश योर फैमिली बाय 30s, तो भी जब आपका प्रेगनेंसी भी चल रहा है तो 1-1.5 साल तक पीरियड भी बंद है, तो एंडोमेट्रियोसिस भी शांत है. राइट. तो ये आपका फर्टिलिटी भी हेल्प करता है, प्लस आपको गुड लाइफ स्टाइल भी देता है. यस. सो एक ना मैं ऐसे कहीं पे मीम या कुछ कंटेंट देख रहा था वेयर दे वर टेलिंग कि शादी से पहले पार्टनर्स को आपस में ना सर्टन मेडिकल टेस्ट्स करा लेने चाहिए. सो मुझे ये सब सुनकर लग रहा है कि शायद दैट इज ट्रू. तो एज ए गायनेक आपको क्या लगता है कि बिफोर मैरिज इफ वी आर रियली कंसर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड यू नो अपना जनरेशन बढ़ाना है, so what kind of tests we can suggest to our partners कि यार हम एक बारी I don't believe you should test anything. You should test your compatibility. If it matches, you get married. Otherwise, you don't. okay. अगर फिर then conceiving का issue आता है, then we have procedures. We have options, and we have hundreds of options आज ही. तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं. कितने सारे लोग मतलब नहीं हो रहा है conceive because of genuine reasons. They eventually have a baby. तो वो कोई problem कभी नहीं होगा. Tell me more about these genuine reasons that you just said. Because of genuine reasons, conceive नहीं कर पा रहे हैं. What are these? Right. So ये जैसे एक तो फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, इजोस्पर्मिया जैसे स्पर्म्स बहुत कम होना, बहुत सारे मेल्स में भी ट्यूब्स जो वास डिफरेंस होता है वो ब्लॉक्ड होते हैं, तो स्पर्म्स अंदर बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे हैं. तो ये सारे जेन्युइन इश्यूज है जिसमें देयर आर फर्टिलिटी प्रोसीजर्स जिससे आप बहुत इजीली कंसीव कर सकते हो. जो कंसीविंग में इशू आता है तो क्या हमारे देश में अभी भी ये नॉर्म है बिटवीन द डॉक्टर्स कि यार लेडी में कोई दिक्कत होगी? दिस इज वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, आई स्टिल वांट टू नो
या फिर डॉक्टर्स अभी बहुत ज्यादा अनबायस्ड है एंड देन दे चेक बोथ ऑफ पीपल? राइट राइट ऑलवेज, मतलब फर्स्ट विजिट पे ही आपके मतलब पैरामीटर्स है जिसमें हस्बैंड सीमेन एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज 50% ऑफ द फर्टिलिटी इश्यूज मेल से आते हैं और 50% फीमेल से आते हैं। तो आपको दोनों को इसीलिए मैंने बोला एज अ डायनामिक कि अगर कपल मेरे पास आए हैं तो आई एम ऑल्सो मोर कंफर्टेबल बिकॉज हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा एंड क्वेश्चंस भी मेरे आंसर हो जाएंगे सारे। सर अब हमारे देश में ना ये कि एक शैतानी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा हमारे देश में, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, about the procedure, about the intercourse, people are not so much educated. एंड मैं आपका कोई भी केस हिस्ट्री जानना चाहता हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस वेयर कोई कपल आया एंड यू डिड एवरीथिंग ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या दिक्कत है, व्हाई आर दे नॉट एबल टू कंसीव, और फिर आपको एक स्टूपिड सी चीज पता लगती है कि यार शिट ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, एंड दैट्स द प्रॉब्लम इन द कपल्स नॉलेज अबाउट द इंटरकोर्स, मे बी दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हाई इज इंटरकोर्स, ऐसा कुछ है या फिर सुना वो अपने सीनियर से? सो एक पर्सनल लाइफ शेयर वन कपल्स इंसिडेंट। सो उनका प्रॉब्लम था द इंटरकोर्स वाज वेरी पेनफुल फॉर द मैम। हाँ, सो वो मतलब एंड इवेंचुअली मतलब वो जब भी ट्राई कर रहे थे, मतलब दे वर मैरिड फॉर आई थिंक अ ईयर, और अभी उन्होंने सोचा कि हम लोग बेबी के लिए ट्राई करते हैं, बट एवरी टाइम गोइंग फॉर इंटरकोर्स वाज वेरी पेनफुल फॉर हिम, तो वो कुछ ना कुछ रीजन से अवॉइड करता था। तो दिस लेडी हैव कम टू मी, शी शेयर्ड कि अभी मतलब दिस इज द प्रॉब्लम, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट कैन वी डू? तो आई वाज लाइक ठीक है, लाइक सेंड योर हस्बैंड वंस, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी फिगर आउट। तो उसके बाद में वो आए, तो देन आई एग्जामिन्ड हिम उनको, ही हैड अ थिंग कॉल्ड फाइमोसिस, मतलब जो प्रेप्यूस है, लाइक पीनिस के ऊपर जो स्किन होता है, और हाँ फोर स्किन जो है आपका, फोर स्किन पे एक कॉन्स्ट्रक्चर बन गया था, मतलब एक जगह से वो टाइट हो गया था। तो जब इरेक्शन होता था तो वो रिट्रैक्ट नहीं होता, तो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो बिकॉज वो स्किन स्ट्रेच हो रही है, उसको इतना पेनफुल होता था दैट इसमें वो मतलब ही वुड अवॉइड इरेक्शन बेसिकली। उसका ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, सर्कमसिजन, जो फोर स्किन है, फोर स्किन को निकाल दो, तो उसके बाद में इशू ही नहीं है कोई, देयर इज नो पेन। तो जस्ट वो सिंपल सा सर्जरी, आई रेफर्ड हिम टू अ जनरल सर्जन जिन्होंने सर्कमसिजन किया एंड दे हैड अ बेबी। So ये किस कंडीशन में होता है? Is this normal or was that person doing something wrong since the child? नो नो, इट इज नॉर्मल, मेनली जो ऐसे फाइब्रस कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है ये कोई ना कोई इन्फेक्शन के बाद होता है, तो कुछ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ होगा जो इग्नोर हुआ, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा होता रहा होगा, जिससे बॉडी कंडीशन हो गई, मतलब फीवर नहीं आ रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, या हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसकी वजह से कोई मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते। I would share something very personal. ये सुनते हुए मैं प्रोसेस इसको इंग्लिश में ही फ्रेम करने की कोशिश करूँ, शायद हिंदी में अजीब लगे। So when I was a kid and I think I'll been 8th or 9th and I mean when I was about that age, my friends would be masturbating, and that was very normal talk between guys, masturbation and all. And I never did that. Once I tried, but then the same thing was there. The foreskin was not going down, and then I became stressed. Like, how is it so normal for them that those guys are masturbating, and my foreskin is not just going down? So I thought, how is it going to work? And then with time, that naturally started going down, and it became normal. So the question is that normal that when we are kids, the foreskin naturally goes tightly down, and when we age that becomes normal, and then smoothly it goes down? राइट, सो अलग अलग होता है, बिकॉज जब डेवलपिंग फेज है उसमें द पीनिस इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, अभी किसी में थोड़े जल्दी हो सकते हैं, किसी में लेट हो सकते हैं, तो डेवलपिंग एज में ये सारी चीजें नॉर्मल है। अगर उसमें हो भी रहा है तो हम बोलते हैं वेट करो, हो जाएगा, उसको मतलब टेम्पररी रिलीफ देने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, बट अदरवाइज यूजुअली डेवलपमेंटल जो है ये धीरे धीरे पीक हो जाता है। अभी मैं कुछ रिलीजियस पूछना चाहूँगा कि रिलीजियस मतलब लोग उसको उस एंगल में ले सकते हैं, और जो मोहम्मडन होते हैं वो यूजुअली फोर्सेन को काट देते हैं, ठीक है? सो उनके पीछे का रिलीजियस बिलीव, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे इतना नहीं पता, कि व्हेनेवर वी यूरिनेट दे
दे से दैट यूरिनेशन के बाद वो फ्यू ड्रॉप्स रह जाता है इफ फोरस्किन इज देयर, बट इफ फोरस्किन इज कट आउट वो फ्यू ड्रॉप्स नहीं रहता है, एंड देन दैट इज शुद्ध फॉर देम. शुद्ध इज द हिंदू वर्ड, उनका जो भी वर्ड है दैट इज शुद्ध देन, क्योंकि यूरिनेशन का कुछ भी रह नहीं गया ड्रॉप. बट देन हाउ डू यू थिंक इज दैट मेडिकली राइट? मेडिकली इट इज करेक्ट कि हाँ ये सही है. और नॉट ओनली मुस्लिम्स, ऑल्सो जूस गेट सर्कमसिजन दैट. जूस में भी सर्कमसाइज कर दिया जाता है बचपन में ही. तो मेडिकली इसके पीछे है रीजन, बिकॉज पेप्यूस जो है, फोरस्किन जो है, उसके अंदर फ्यू ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं. अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हो या वो हैबिट किसी ने डेवलप नहीं कराया है बचपन में, तो उससे इन्फेक्शन होने का और ये सारे चांसेस होते हैं. तो जो ये मैं बोल रहा था, जो फाइमोसिस जिसको बोलते हैं, जो वो दैट मैन वाज सफरिंग फ्रॉम, ये उसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज सब क्लिनिकली थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होता रहता है और फिर ये इश्यूज हो सकते हैं. ऐसा क्यों होता है कि सॉरी फॉर द टर्म आई एम नॉट गेटिंग दैट, पर्सन को काट देने का जो टर्म है, circumcision. Why circumcision is preferred in the early ages? एक एज के बाद करने में कोई दिक्कत होती है या फिर just नहीं, ऐसा नहीं. दैट इज अ रिलीजियस बिलीफ. वो उनका रिलीजन के हिसाब से उन्होंने बचपन में कर लेना चाहिए, इसीलिए वो करते हैं. बट मेडिकली ऐसा कुछ नहीं है. मैंने एक क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसा कि मोटी क्वेश्चन है, मैं एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था. वो ये था, मैंने कहीं में सुना था, एंड एक गाय ने कैसे बता रही थी ऑन अ पॉडकास्ट हम पे कि एक कपल को बहुत सालों से कंसीव नहीं हो रहा था, एंड देन द गायनेक डिड ऑल द प्रोसीजर्स दैट शी कुड डू टू डायग्नोस की दिक्कत क्या है, एंड देन बाद में पता लगता है द मैन was doing the intercourse in a wrong way. He was putting his penis in the wrong place. Please first about like how educated are we, and how can we make our situation better in terms of sexual knowledge, sexual guidance? सो सेक्शुअल गाइडेंस आई थिंक स्कूल्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, या फिर घर में, या पेरेंट्स सिखाए या टीचर सिखाए, या फिर दोनों कंबाइन सिखाए. एंड बिकॉज अभी तो मतलब पहले ये प्रॉब्लम्स होते थे. आई डोंट थिंक लाइक टुडे विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट लोगों के पास एक्सपोजर है, और वो देख के कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाता है और वो सीख जाते हैं. पहले ये प्रॉब्लम होता था कि यस मतलब एक्सपोजर नहीं है, प्लस किसी ने बताया नहीं, इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल. तो आप किसी से फ्रेंड से या किसी और से बात करने में ही हेजिटेशन इतना होता था कि लोगों को नहीं पता चलता था. तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जनरली. इसका सोल्यूशन यही है, द टीचर्स और पेरेंट्स मिलके एजुकेट बचपन से ही करें. हमने नॉर्मली सुना है कि पॉर्न जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ को खराब, पॉर्न ओके हाँ. पॉर्न सेक्सुअल लाइफ को खराब करता है. तो थोड़ा सा एग्जैक्टली कैसे? डेफिनेटली मतलब पॉर्न में अभी आई डोंट नो मतलब क्या क्या अलग अलग सेगमेंट्स है, एंड जो टाइप लाइक या जो whatever they are making, it is basically a film. It is a जैसे हम लोग स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बट दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दैट इज स्टेज्ड. डायरेक्टर्स होते हैं, कट्स होते हैं, तो फिर जो दिखा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है. और अगर आप वो इतना देख रहे हो तो यू ट्राई टू मिमिक दैट इन योर नेचुरल लाइफ, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है. तो फिर वो इसीलिए आपका फिर एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है, और इससे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं. इससे पता क्या है कि क्योंकि मैं इसमें बच्चों में रहता हूँ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट में पहले ना ट्यूशंस वगैरह भी पढ़ाई करता था, तो वो बच्चे ना अभी भी कनेक्टेड है, और उसी एज से ही वो ओपनली क्वेश्चंस पूछते थे, मैं आंसर करता था सेक्सुअल चीज़ों को लेकर. तो अभी भी वो लोग कुछ भी पूछते हैं, आई हेल्प देम. तो मैंने ना बच्चों के बीच में और बिटवीन अदर मेन दोज हु आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ एंड ऑल, मैं थोड़ा बहुत इसका नॉलेज रखता हूँ, आपकी जितना नहीं, बट थोड़ा सा ना. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे पता दिक्कत क्या आती है, जैसे आपने बोला एक्सपेक्टेशंस. हम लोग क्या है ना कि एक फिल्म देख रहे हैं वेयर एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, उनकी स्किन बिल्कुल कुछ भी फ्लॉ नहीं है स्किन में, the private area is very white and very reddish or pinkish, whatever you say, but when we see it Indian skin, we are naturally little brown. तो हमारा जो intimate private area होगा वो little obviously dark होगा. So वही होता है ना कि हमने देखा कुछ, expect कुछ किया, and real life में आए कुछ और है, तो arousal वो डिले होता है, पर होता ही नहीं है. So it's a expectations versus reality का. Exactly. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं. सो होता ही है कि whenever they're masturbating, they need
उतना एक्टिवेशन, मतलब उस लेवल का एक्टिवेशन, करेक्ट है ना? एंड उस लेवल का एक्टिवेशन आप जब रियल लाइफ में करने लगते हो वो मिलता नहीं, क्योंकि दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज ऑल प्री प्लान, दैट वाज मेंट टू बी परफेक्ट, दैट वाज मेंट टू बी क्लीन, दैट वाज मेंट टू बी स्मूथ। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सो इट्स ऑलवेज अ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। इसमें और एक चीज आई विल ऐड कि एक तो है कि मतलब वो दैट स्टिमुलेशन इज वेरी हाई, हाँ। एक है दैट स्टिमुलेशन इज वेरी लो। लाइक अगर आप एक स्क्रीन देख के मास्टरबेट कर रहे हो एंड प्लस रियल लाइफ में यू आर इंटिमेट विद अ पार्टनर, सो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस स्टिमुलेशन इज टू हाई फॉर यू, आप इतना नहीं हैंडल कर पा रहे। I've heard such cases। और एक बच्चा आया मेरे पास कि भैया ना कुछ देख कर लोगे। मैं क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं भैया, वी जस्ट स्टार्टेड एंड इजैकुलेशन हैपेंड, मतलब कुछ किया ही नहीं था। बट दिस इज नॉर्मल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए पॉर्न या फिर ये सब चीज पे से अलग होके आप नेचुरल लाइफ में अपने ऊपर यू वर्क ऑन, सो दिस इज नॉर्मल, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज इसमें भी बहुत सारे मेंस इनसिक्योर होते हैं कि ये हो रहा है, हाउ डू आई शेयर, व्हाट डू आई डू, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे या ऐसे करेंगे। नहीं, नॉर्मल है, आप डिस्कस करो, हर चीज का सोल्यूशन है। हम अक्सर बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल से ना सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है इफ दैट्स ऑलरेडी नॉट राइट, है ना? तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक्सट्रीम फिटनेस या फिर एक्सट्रीम डाइट से सेक्सुअल हेल्थ खराब होती है? एक्सट्रीम फिटनेस में एक प्रॉब्लम है दैट पीपल यूज अ लॉट ऑफ एडिटिव्स, जैसे सप्लीमेंट्स, क्रिएटिनिन, फिर स्टीरॉइड्स एंड व्हाटएवर। सो ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली अफेक्ट योर हेल्थ। अगर आप नेचुरली सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो और थोड़ा वेट लिफ्टिंग और मसल ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट इज ओके। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड कि उसमें डाला क्या है, स्पेशली स्टेरॉइड्स या फिर इवन अगर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो और आपने पीछे लेबल्स पढ़ा ही नहीं कि क्या एडिटिव्स ने ऐड कर दिए हैं, दोज थिंग्स आर द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड द सेंस। आर वी अननोइंगली affecting our fertility in our 20s and 30s, जो कि आपको लगता है कि एज अ गायनेक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एंड यू शुड टेल देम कि यार ये चीज़ है, प्लीज अवॉइड। करेक्ट। फर्स्ट इज इंटीमेट हाइजीन, मेंटेन हाइजीन, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। फीमेल्स के लिए नॉट टू यूज दीज वी वॉश एंड इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओनली वाटर इज इनफ टू मेंटेन हाइजीन। वो पीएच का डिफरेंस शायद उससे फिर ब्रदर प्लीज खुलकर बताएं ना, आई वांट आवर ऑडियंस टू लिसन फ्रॉम योर माउथ। सो इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है दे आर बेसिकली सोप। तो सोप जो है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करके बेसिक एनवायरनमेंट करती है, और वजाइना का एनवायरनमेंट नेचुरली एसिडिक है, जिसमें प्रोडक्टिव बैक्टीरिया जो है वजाइना में वो ग्रो करते हैं। अगर उसका पीएच चेंज हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया हट जाएगा, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो बाकी बैक्टीरिया फिर इन्फेक्ट करेगा। Okay. So recurrent infection, recurring discharge, this is very common with the use of these products. एंड इंटीमेट एरिया का जो हाइजीन है, क्या उसके अंडर प्यूबिक हेयर को कम रखना इज अ पार्ट, और प्यूबिक हेयर का होना इज हाइजीनिक? Anything, it's your choice, I feel. अगर you want to keep the hair, you want to remove it, जो भी है, the area should be clean. That's it. एंड अनदर थिंग इज एक वाइट डिस्चार्ज करके हमने सुना है, इज दैट अ क्लेंजिंग एजेंट इटसेल्फ, या फिर हमें उसको क्लीन करना चाहिए, दैट इज एन इंडिकेशन कि समथिंग इज रॉन्ग? So white discharge नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली हर साइकिल में थोड़ा ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट सा वाटरी ऐसा डिस्चार्ज बीच में थ्रू द साइकिल होना नॉर्मल है। थिक कर्डी डिस्चार्ज, अगर बहुत ज़्यादा थिक वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस है, वो अपने पर चेक करा लेना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा ना आईवीएफ के बारे में चाहते हैं। लॉट ऑफ कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू कंसीव। थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली आईवीएफ होता है कि क्या है, कि कपल्स जो होते हैं वो आईवीएफ सुन के बोलते हैं अरे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वंस दे नो कि चीज़ क्या है, मे बी उनको आसान होगा उस चीज़ के बारे में डॉक्टर से जाके बात करना है तो गाइडेंस ले। तो आईवीएफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है? सो आईवीएफ बेसिकली, आईवीएफ में ये है, मतलब नेचुरली स्पर्म और एग ये मिल नहीं पा रहे हैं इनसाइड द बॉडी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों चीज़, हमारे ART लैब होता है,
लैब में लेके उसको मिला के फर्टिलाइज करके 5 दिन तक एक एम्ब्रियो ग्रो कर लेते हैं, मतलब बीबी होते हैं एम्ब्रियोस जो ग्रो करके हम फ्रीज कर सकते हैं। So this fertilization process happens outside the body. करेक्ट, हाँ। बस इतना ही प्रोसेस है। ये 5 डेज तक हम लैब में ग्रो कर सकते हैं, 5 डेज तक ग्रो करके उसको फ्रीज कर देता। सो ये एग और स्पर्म को हम लोग लैब में मिला के फर्टिलाइज करते हैं और इसको 5 डेज तक ग्रो करते हैं, फिर ये फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद से वो कितने भी साल तक फ्रीज करके रख सकते हो उसको, 10 साल 20 साल जितना टाइम आप रखते हैं। और वंस दे आर फ्रोजन तो आपके एग्स और स्पर्म जिस पे अगर आगे जाके लाइफस्टाइल में भी इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में व्हेनेवर यू वांट फर्टिलिटी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सकता है। तो आईवीएफ यही है कि नेचुरली जो नहीं हो पा रहा है या आप अभी लाइक अर्ली एज में आप अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहते हो तो आप या तो एग भी फ्रीज कर सकते हैं, स्पर्म भी फ्रीज कर सकते हैं और एम्ब्रियोज भी कर सकते हैं। तो इनको फ्रीज करा दो सो दैट लेटर ऑन 5 साल 6 साल बाद आपको अगर प्रेगनेंसी रखती है तो उस टाइम दिस विल हेल्प इफ अगर कोई फर्टिलिटी इशू आ गया है तो। या जो एम्ब्रियोज बनाने के बाद तो फ्रीज करके रख दो या फिर 5 days के बाद यू हैव टू पुट इट इनसाइड द बॉडी एंड या सो 5 डेज के बाद में ट्रांसफर कर देते हैं, जो फ्रेश ट्रांसफर बोलते हैं, फ्रोजन ट्रांसफर, ये दो होते हैं। आईवीएफ के अंदर सरोगेसी भी आता है क्या? करेक्ट, सरोगेसी भी आता है। आईवीएफ में बेसिकली आपका एग और स्पर्म लेके हमने एक बेबी बनाया, आईवीएफ में हम लोग वो जो मदर है उसी में डाल रहे हैं। सरोगेसी में ओनली इट इज लीगली अलाउड ओनली व्हेन द मदर इज नॉट फिट टू कैरी अ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो तो उनकी लाइफ को या बेबी की लाइफ को बहुत मतलब डेंजर हो सकता है, इन दैट केस हम सरोगेसी ले सकते हैं। तो वो एम्ब्रियो हम डालते हैं सरोगेट में। The baby is mother and father's, but only surrogate is carrying for 9 months and then giving them back the baby. ओके राइट। तो सरोगेट मदर में ये प्रोसीजर को मैं थोड़ा सा पर्सनली जानना चाहता हूँ। जब हम एम्ब्रियो डालते हैं द फर्टिलाइजेशन हैज नॉट हैपेंड नॉर्मली इनसाइड द सरोगेट मदर। आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस दैट शी हैज टू गो थ्रू? No complications, just normal pregnancy related जो changes हो गए। उनके पीरियड्स अपने आप बंद हो जाएंगे जैसे एम्ब्रियो डाल दिया जाए? हाँ, yes. ओह, एंड देन उनको फायदा क्या होता है? इज शी गेटिंग सम मनी फ्रॉम इट और व्हाई वुड शी अग्री टू कैरी समवन? So mainly altruistic surrogacy होता है। Altruistic is अगर मैं अपनी इच्छा से किसी को हेल्प करने के लिए surrogacy करे, so because या तो out of कोई फैमिली रिलेटिव है जो हेल्प कर रहा है या ऐसे कोई है, तो इसमें देर इज नो कॉम्पेंसेशन, देर इज नथिंग। सो बेसिकली कॉम्पेंसेशन देना लीगली अलाउड नहीं है एंड इसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है जो ईआरटी लॉ में मुझे भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि आईवीएफ को ओवर प्रिस्क्राइब करा जा रहा है जस्ट टू मेक मनी? नो, आई डोंट थिंक इट इज ओवर प्रिस्क्राइब्ड। आई थिंक पीपल मतलब कपल ज्यादा आ रहे हैं फॉर आईवीएफ बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गया है अभी। ऐसी कोई चीज है नॉर्मली डॉक्टर्स कपल्स को बताते नहीं हैं बिफोर आएंगे? ऐसा कुछ है कि जानबूझ के छुपाया जाता है सो दैट द प्रोसीजर बिकम्स इजी और दैट यू नो इमोशनली मे बी इट कैन टेक अ टोल? तो ऐसी कोई चीज है जो छुपाया जाता है? नहीं, मतलब आई थिंक अगर कुछ छुपा रहे हो तो उससे एंजाइटी और ये सारा प्रॉब्लम ज्यादा होगा और इशू ज्यादा आएगा। अगर जितना क्लीन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है उतना पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। Is there, by the way, any emotional cost of doing IVF for the couples? Yes, that's the out there. So emotional cost यही है। See, IVF is not 100% successful again because हम इवेंचुअली एक लैब एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर रहे हैं और ये एनवायरनमेंट के रिस्ट्रिक्शन है। बॉडी आपका कैसे भी अडाप्ट कर सकता है, राइट? बॉडी आपके कंडीशन से अलग मिमिक करता है, तो थोड़ा वो 100% सक्सेस रेट तो है नहीं है। सो इसकी वजह से आईवीएफ फेल्ड साइकिल्स या एग काउंट कम, स्पर्म काउंट लो, ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़े इमोशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं हर किसी के लिए। तो दिस जर्नी, यस, इमोशनली इट इज अ लिटिल हैवी। वो जो एक टर्म होता है टेक होम बेबी रेट समथिंग इससे रिलेटेड थोड़ा समझा। टेक होम बेबी रेट ये बेसिकली कोई आईवीएफ सेंटर्स दे आर ट्राइंग टू मार्केटिंग टेक्निक है बेसिकली। इसमें देयर इज नो साइंटिफिक टर्म बिहाइंड इट। मार्केटिंग के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पे अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं उसमें से 9 बच्चा लेके जा रहे हैं,
बट इट इज हाइडिंग द फैक्ट दैट उसके पीछे कितना आईवीएफ साइकिल लगा है, कितना चार्जेस लगा है, क्या हुआ है, व्हाट प्रोसीजर्स हैव हैपेंड, ये कुछ नहीं. तो दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग गिमिक विद सम सेंटर्स दे आर यूजिंग. तो आईवीएफ में जब कपल जाके पे करते हैं तो ईच साइकिल पे उनको पे करना पड़ता है और जस्ट फिक्स अमाउंट जो ले लिया जाता है एंड वॉट एवर नंबर ऑफ साइकिल्स है रिक्वायर्ड वो करके देंगे आप. नहीं, मतलब साइकिल टू साइकिल कॉस्ट रहता है. एक साइकिल को कॉस्ट आता है इसमें, मतलब जो भी आपका पैकेज बनता है डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर हार्मोनी लेवल्स, फर्टिलिटी इशू, अदर इश्यूज एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा उस पे कॉस्ट टू कॉस्ट डिफरेंस रहता है. साइकिल का एक पैकेज होता है, कुछ सेंटर्स 2 या 3 साइकिल्स भी इंक्लूड करते हैं. हर किसी का अलग अपना ये है पैकेज देने का इसमें. तो कोई चीज़ है जो आईवीएफ के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द फेलियर रेट एंड सक्सेस रेट, या फिर ऐसा कुछ भी जो झूठ बोला जाता है. सो फेलियर रेट एंड सक्सेस रेट एक्चुअली इसमें अगर साइंटिफिकली आप बात करें तो पेशेंट स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, अगर पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, ये ग्रेड ऑफ डिजीज है, हस्बैंड में ये इशू है एंड एवरीथिंग, ये कपल में सक्सेस रेट कितना होना चाहिए, दिस इज अ साइंटिफिक टर्म. अभी जो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक माइल्ड ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस विद सीवियर एज़ोस्पर्मिया का कपल है, तो इसका साइंटिफिकली निकालना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट सच एंड सच पेशेंट्स, उन्हें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बाय करने हैं, उसमें फिर सक्सेस रेट निकालना है. दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस डेटा इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट और ये नहीं हो सकता. तो जो सक्सेस रेट बताया जाता है आईवीएफ सेंटर्स पे वो है कि ये महीने में मेरे पास अगर 10 पेशेंट है उसमें से कितना कंसीव किया, सो दैट इज द सक्सेस रेट. यस, अभी गूगल, चैटजीपीटी एंड अदर एआई टूल्स आ गए हैं. यहाँ पे लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही कई चीज़ें रिसर्च कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं. तो आपको एज अ डॉक्टर क्या लगता है, इज दिस एम्पावरिंग पीपल और जस्ट उनको स्कैर कर रही है और कंफ्यूज कर रही है? हाउ इज इट हेल्पिंग और नॉट हेल्पिंग यू एज अ प्रोफेशनल? So ChatGPT is confusing, Google is confusing. Google फिर भी ठीक है आई फील, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन आपके पास सारा कुछ है and उसमें से आप सेलेक्ट करते हो. ChatGPT में एक प्रॉब्लम जो पर्सनली मैंने देखा है, इफ आई आस्क इट अ क्वेश्चन कि क्या ये हो सकता है, तो इट विल गिव मी अ यस आंसर. ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो इट विल गिव मी अ नो आंसर फॉर द सेम थिंग. सेम क्वेश्चन. सो द वे यू आस्क द क्वेश्चन उस पे उसका आंसर चेंज हो जाता है. इट इज ऑलवेज मेंट टू फेवर यू. It is always meant to show you whatever you want to see. तो वही ऐसे आपके साथ में प्रॉब्लम हुई है जहाँ पे यू आर गिविंग अ डायग्नोसिस एंड वो पेशेंट अपना कुछ सर्च वर्च करके आ गया, कह रहा है कि पर डॉक्टर ही तो ऐसा है, मतलब आपको ही सिखाने लग रहा है, ऐसा कुछ होता है ना? मतलब यूजुअली अगर कोई चैट जीपीटी या गूगल से पढ़ के आया है तो वो कंसल्टेशन जो 15 मिनट लगना चाहिए उसमें 45 मिनट्स हो गए. दैट इज व्हाट, बट दिस इज द थिंग. तो अभी ना एज अ मेल गायनेक आपको कितनी प्रॉब्लम होती है? क्योंकि नॉर्मली एक फीमेल जो होती है शी न्यूज फॉर अ गायनेक वुड बी फीमेल. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू कंटिन्यू विद बीइंग अ मेल गायनेक? हाउ? सो जो हेजिटेशन होता है किसी भी फीमेल का, वो फर्स्ट विजिट पे सबसे ज्यादा होता है. फर्स्ट विजिट पे कुछ फीमेल्स का, इवन फीमेल गायक के साथ है, मेल गायनेक्स के साथ कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट विजिट पे आपको सारा अपना हिस्ट्री और सब कुछ डिटेल शेयर करनी है. इसके बाद में दे गेट कंफर्टेबल बिकॉज इवेंचुअली आप एक डायग्नोसिस की तरफ आ रहे हो, आप ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हो. ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में डिस्कम्फर्ट नहीं है, हिस्ट्री शेयरिंग में है. तो व्हाट वी हैव इज कि वी हैव काउंसलर्स और फीमेल्स जो हिस्ट्री ले लेते हैं, तो वो हेजिटेशन वहाँ कम हो जाती है. तो प्रोफेशनली आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट. जी, गायनेक में से इमोशनल सपोर्ट देते हैं और देन देयर इज अ लिमिटेड टू दिस से. Emotional support also, like as a fertility consultant I think you have to give a lot of emotional support because जैसे मैंने बोला कि IVF और fertility infertility का जर्नी थोड़ा इमोशनली हैवी है, तो एज अ डॉक्टर आपको भी थोड़ा इमोशनली इन्वेस्ट देना पड़ता है. तो ये जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, ये एज अ पर्सन आप अपने साइड से सोचते हो उससे डू, और एज अ डॉक्टर ये आपको बताया, सिखाया और बढ़ाया जाता है कि दिस इज योर पार्ट, आपको ये करना है? नहीं, मतलब ये एज अ पर्सन ही रहता है. और IVF की पढ़ाया जाता है. दिस इज मेडिकल एथिक्स एंड कम्युनिकेशन इज अ
टॉपिक इन द एमबीबीएस करिकुलम, बट एक तरफ पढ़ा दो। इवेंचुअली मेरा पर्सनालिटी जैसा है, मैं वैसे ही बंदा, ये आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते हो। how much of the medications medicines जो हम देते हैं मेडिकली वो प्रूव भी होता है that you short नो कि काम करेगा, and how much guesswork was here? सो देर आर, सो एज अ मतलब मैं हमारा बताता हूँ। सो आई वर्क विद सीड्स ऑफ इनोसेंस, IBF। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ये सारा एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स है। तो एविडेंस लेवल होता है इसमें, कोई भी प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस है तो उसमें एविडेंस लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस है लेवल 4, ये मेटा एनालिसिस के बाद बनता है, जो प्रूवन है दैट दिस मेडिसिन, दिस प्रोटोकॉल, दिस प्रोसीजर हेल्प्स इन दिस कंडीशन। जो प्रूवन है हम लोग वही यूज करते हैं। इसमें थोड़े से लेवल 3 और लेवल 2 के एविडेंस है, जिसमें एडिटिव्स है, जैसे कि मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंड कोएंजाइम Q10 आपने सुना होगा। ये सारे हैं जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट बढ़ाते हैं, तो ये सारे यूज करते हैं। बट जो मेडिकल, जो हॉर्मोनल ट्रीटमेंट है और जो ड्रग्स रिक्वायर्ड है, वो ओनली एविडेंस बेस्ड यूज करते हैं। गेस वर्क इसमें मतलब थोड़ा फर्स्ट साइकिल में यूजुअली होता है कि कोई लोग इफ दे हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से अपना प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। बट एट सीड्स हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स ही यूज करते हैं। एग्जैक्टली। Oh, I'm getting into the menstrual cycle again, कि वो ज़्यादा कॉमन है, especially जो लड़कियाँ पड़ी हो रही हैं, they're new to this thing, menstruation होना शुरू हुआ है। And आप मुझे बताएं कि how much of the irregularity is normal? Let's say मुझे आना है third of every month, and let's say कि मेरा 20 days का cycle है, and then the next month it'll be 1 या 2 के अराउंड ना। तो कितना इरेगुलर होना है, यानी कितना गैप बनना है, इंस्टेड ऑफ 1 या 2 मुझे 25 को आ रहा है, यानी प्रीवियस मंथ की 25, यानी छोटा साइकिल बन गया 20-22 दिन का, है ना। और नेक्स्ट मंथ वो 20-22 दिन का 25-26 दिन बन गया। तो एवरी मंथ यू आर सीइंग अ डिफरेंस ऑफ 3 to 4 days। तो इज दैट नॉर्मल? इट इज नॉर्मल। सो अगर नॉर्मल साइकिल 28 डेज का होता है, इससे 5 से 7 दिन अगर ज्यादा या कम हो जाए तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा दिन का एक साल में मोर देन 2 साइकिल्स हो रहे हैं, कि 2 साइकिल से ज्यादा आपका 10 दिन 15 दिन धीरे हो जा रहा है, तो थोड़ा हार्मोनल इरेगुलरिटी हो सकता है। तो आप एक बार टेस्ट, आप एक गायनेक विजिट कर सकते हो। ओके डॉक्टर, आई हैव नो आइडिया कि आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया फिर इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं। दिस दिसंबर एंड जनवरी एक ना बहुत ज़्यादा मीम चला था, एंड अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स दोज हुम आई टॉक टू, उन्होंने भी अग्री किया कि सबके पीरियड्स डिले हुए हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। एंड पीपल आर लाइक टॉक करे ये तो वर्ल्ड वाइड इशू हो गया रे, क्योंकि मीम्स चल रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी बना रहे हैं। ओके, आई डोंट नो, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, तो मतलब मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करी, मगर नॉट आई सर्च समवेयर, बट फिर अपने पास एक दिमाग लगाया है, मे बी कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, शायद सबके ही डिले हो रहे हैं। एवरीबॉडी लाइक्स क्या है कि क्या हो गया। एंड जो किसके अराउंड चल रहा था कि जो कपल्स हैं एंड वो आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा तो स्वाइन भी है। हाँ, लेट क्यों, दैट इज देयर। एंड हम मुझे सब मेंस्ट्रुअल लीव्स के बारे में बताएं, ये कुछ कॉन्सेप्ट नया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत पहले सब मिलता था। तो व्हाट्स योर टेक ऑन मेंस्ट्रुअल लीव्स? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाउ वुड अ कंपनी सफर बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव्स, और द कंपनीज विल गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल टेस्ट, राइट? So menstrual leaves, अभी the Lyman judgment was given by CJI Suryakant. अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पास हुआ है that menstrual leaves should not be granted. Should not be granted, and all the women around the country are celebrating this. Oh yes, because this way आप सोचो, अगर menstrual leave every month में compulsory कर दूँ, तो will this not create more discrimination? राइट। कि मेरे हायरिंग प्रोसेस में भी फीमेल को हायर करना है, मेरा हायर कर रहा है, तो यहाँ की एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है नहीं देनी है। कलीग्स में भी कि मेल फीमेल में देयर विल बी दिस डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट विल क्रिएट मोर डिस्क्रिमिनेशन इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो
women especially are celebrating this. They are very happy that this is passed. Because otherwise वो पे कट और बाकी सारी चीजें होती जो इक्वल डे के लिए हम लोग जा रहे हैं आपकी वो तो दैट वुड स्टिल बी अ ड्रीम. डॉक्टर साहब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे फिर थोड़ा सा HPV ऐसे के बारे में बात कर रहे थे. अलॉट ऑफ स्टिग्मा नहीं, आई वुड से मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि इसको कहा ले तो सब कुछ सेट है. आप थोड़ा सा बात करें कि व्हाट इज HPV वैक्सीन, लोग नॉर्मली क्यों इसको यूज करते हैं, बट देन व्हाट इज द मिस इन्फॉर्मेशन यू नो. सो HPV वैक्सीन बेसिकली सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अरे आप ये वैक्सीन लगवा लो. तो देयर इज दिस मिस इन्फॉर्मेशन इन द सोसाइटी दैट HPV वैक्सीन सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है. So a lot of patients have started thinking कि HPV वैक्सीन यही है मतलब STIs नहीं हो सकता है तो they have stopped using condoms, barrier contraceptive. उससे फिर प्रेगनेंसी रेट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और बढ़ गया. तो दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन. दिस आई होप एवरीवन स्टॉप्स दिस एंड यूज इट फॉर द पर्पस इट इज टू बी यूज्ड फॉर. राइट. मैंने UPI भी सुना है या नॉर्मली मैंने सुना है जैसे कि लड़कियां पब्लिक वॉशरूम्स यूज करती है वहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. आप मुझे थोड़ा सा बनाए UTI जो है इज इट अ बैक्टीरियस इन्फेक्शन. इफ इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पब्लिक वॉशरूम में आई डो नॉट थिंक कि वजाइना का कोई भी पार्ट कहीं पे टच होता है. हाउ डज बैक्टीरिया विदाउट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वजाइना वो आ जाता है वजाइना. पब्लिक वॉशरूम में मेरी प्रॉब्लम है कि क्लीनलीनेस उतना नहीं होता है. वो कितने दिन से क्लीन हुआ है कितने लोगों ने यूज किया है यू डोंट नो. एंड इवन इफ वजाइना का पार्ट नहीं टच हो रहा है बट यू सिट ऑन द टॉयलेट सीट्स तो बैक्टीरिया भी कम टू द स्किन से फिर वो ट्रांसफर कर सकता है तो UTI होने के चांस ज्यादा रहता है. लास्ट क्वेश्चन. आप नॉर्मली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. इफ somebody from the own family comes to you, would you treat them differently than your regular patients? No, definitely not. I will not treat them differently. And अगर मेरे को ये लगता है कि मैं थोड़ा अलग ट्रीट कर रहा हूँ if I'm more emotionally invested then I do not take the patient. जो मेरा फैमिली रिलेटिव है अगर मैं ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ इन द ट्रीटमेंट then I'm not the right person to treat that. उसके पीछे का रीजन भी है उसकी मतलब आपका डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना. आपका डिसीजन मेकिंग साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नहीं हो. हाँ उसमें आप फिर अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होती यू नॉट द राइट पर्सन टू टेक द डिसीजन. आप कुछ भी इस पॉडकास्ट सेशन को ख़त्म करने से पहले यंगस्टर्स को जिनकी सेक्सुअल हेल्थ शुरू हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरकोर्स, इवन इफ इंटरकोर्स के टर्म्स में नहीं, इन टर्म्स ऑफ मैस्टरबेशन और क्लीनलीनेस, हाइजीन, कुछ भी आप 1 से 2 मिनट कुछ आप काइट से कहना चाहेंगे तो सेजिए से सो फर्स्ट हाइजीन मेंटेन करो. हाइजीन के पानी इनफ है. दिन में 2 बार ओनली 2 टाइम्स नॉट ओवर वॉश भी मत करो. 2 बार सिर्फ पानी यूज करो. इंटरनेट हाइजीन आपका मेंटेन रहेगा. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचो. यूज कॉन्डम्स एंड यूज कॉन्डम्स regardless of anything. Every time you should be using barrier contraceptive. It is the best one available for both of you. अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करने को या आपसे बात करनी तो कैसे आपसे दूर सकते हैं? Do you have an Instagram or? Yes, I have an Instagram. So me and my wife हम दोनों भी गायनेक से Mr. and Mrs. गायनी करके हमारा पेज है. प्लस सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF के साथ में मैं फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ एंड फर्टिलिटी सर्जन हूँ. तो आप यहाँ पे हमारा मांडलिया नगर सेंटर है गाजियाबाद में है. यहाँ कभी भी आप विजिट कर सकते हैं. कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके अभी आ सकते हैं, डायरेक्ट वॉकिंग कर सकते हैं. डेफिनेटली आपका जो भी कांटेक्ट है प्लीज़ हमें देना. हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मेंशन करेंगे एंड वी कैन देन रीच आउट विद दैट. और मैं इतना कहूँगा हमने अभी तक किसी भी गायनेक के साथ पॉडकास्ट नहीं किया है. वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड फाइनली इट हैपेंड. एंड मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया. मुझे टैबू टॉपिक्स के बारे में बात करने में बहुत अच्छा. लोग भागते हैं एंड मैं ओपनली बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास इससे पहले एक ट्रांसजेंडर आई थी. वो साधक थी. साधक
यू अंडरस्टैंड कि साधा एंड ऑल। अच्छा ओके साउथी हाँ हाँ सर ग्रैप हाँ that तो जहाँ भी वो जाते हैं लोग उनसे वही सब पूछते हैं। पहली बार ऐसा वो यहाँ पे आई थी, आई आज एवरीथिंग मेडिकली कि ट्रांसजेंडर रूपता क्या है, कोई सर्जरी नहीं करवाई आपने, नहीं करवाई, क्या चैलेंजेस हैं, एंड इट जस्ट वेंट लाइक पीपल आर मैड आफ्टर दैट। किसी ने पूछा ही नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर बैठी हुई है, मतलब उस बार भी पूछा नहीं। So I always love to talk about these type of visit. Thank you so much. कि इवन में मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आते एंड स्पेशली मतलब बीइंग अ डायलैक्ट या बीइंग अ डॉक्टर आपका सोशली इतना लाइन्स आता है टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट, तो नॉर्मली बात करने का टाइप बचता नहीं है बिकॉज आपकी फैमिली भी है, आपको सारी चीज़ वहाँ से भी है, तो दिस इज वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स एंड आई हैड अ वेलकम। Thank you so much. और आपने बहुत ही इजी वे में क्लियर शब्द में बहुत कुछ चीज़ें समझाया, हमें बहुत मज़ा आया। And we are looking forward to further sessions. If we can please do some more sessions, podcast session हम definitely करेंगे। And with that note, अगर ऑडियंस से बोलूँगा वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए नए को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। डॉक्टर प्रतीक से कॉन्टैक्ट करना है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thank you so much for watching, and that's a wrap on CD.